यहीं से बोलना चाहूँगा। माननीय मंत्री जल संसाधन तथा योजना एवं विकास विभाग श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, माननीय मंत्री ऊर्जा एवं वाणिज्यकर विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, पद्म भूषण श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, श्रीमती वंदना शिवाजी, जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री भरत झुंझुनवाला जी, श्री जयंत बंदोपाध्याय जी, यहाँ जिस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के पुराने जेपी मूवमेंट और जनता दल के दिनों के साथी और अभी कर्नाटक के माननीय विधायक श्री बी.आर. पाटिल जी, कर्नाटक से ही आए हुए फार्मर्स फेडरेशन ऑफ कर्नाटक के महासचिव श्री नरसिम्हा अप्पा जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, शिक्षकों के नेता और बिहार विधान परिषद के वरीय माननीय सदस्य श्री केदार पांडे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशेषज्ञगण, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार सिंह जी, जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख श्री इंदु भूषण जी, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, देवियों एवं सज्जनों, मैं सबसे पहले देश के विभिन्न हिस्सों से और कुछ देश के बाहर से भी आए हुए सभी विशेषज्ञों का, पर्यावरणविदों का मैं अभिनंदन करता हूं। राज्य सरकार के द्वारा गंगा की अविरलता पर जो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा और जहाँ तक मुझे जानकारी दी गई है कि 60 से भी ज़्यादा लोगों ने, जो देश के नामी गिरामी विशेषज्ञ हैं और देश के बाहर से भी कुछ प्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी की सहमति दी इस सम्मेलन में, और सब उपस्थित भी हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ आने के बाद जो मुझे सुनने को मिला, सब लोगों को, भट्ट जी को, वंदना शिवाजी को, झुंझुनवाला जी को, बंदोपाध्याय जी को, राजेंद्र सिंह जी को, तो बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन, भ्रम नहीं रहना चाहिए मन में, इसलिए हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि यह सम्मेलन कोई फरक्का को डीकमीशन करने के लिए नहीं बुलाया गया। यह सम्मेलन गंगा की अविरलता पर विमर्श के लिए बुलाया गया कि आखिर गंगा की अविरलता कैसे रहे, और गंगा की अविरलता को प्रभावित करने वाले जो भी विषय है, जो इसकी प्राकृतिक अविरलता थी वह तो बाधित हुई, तो उसके विभिन्न विषयों पर यहाँ चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मुझे खुशी है कि आज तो 5 विभिन्न विषयों पर 5 लोगों ने कुछ बातें अपनी संक्षेप में रखी है, और विस्तार से अगले 2 दिनों में, आज और कल, आगे वो अपनी बात रखेंगे। एक तो रिवर गंगा हिस्टोरिकल एविडेंस है, चेंजिंग पैटर्न ऑफ हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है इवेल्युएशन ऑफ द प्रेजेंट डे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, river behavior in plain, specifically with respect to floods and need of the silt management, planning, policy, rules and its implementation for safeguarding the river Ganga, impact of Farakka barrage in the upstream and downstream of river Ganga, shrinking of delta, सब लोग अपनी बात रखें,
likely ecological and environmental consequences. फिर impact of structures likely to be constructed by Inland Waterways Authority of India for navigation in Ganga and its impact on environment. इसलिए मैं झुनझुनवाला जी को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि वो मन से यह भ्रम निकाल दें कि हम उन लोगों को बुला करके कोई गंगा नदी में फरक्का बराज को तोड़वाने के लिए उनका समर्थन हासिल करने के लिए बुलाए। इस बात को मन से निकाल दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं कि राष्ट्रीय विमर्श हो और गंगा की अविरलता कैसे रहेगी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया है और उसमें गंगा की स्वच्छता यानी निर्मलता और अविरलता दोनों की बात कही गई, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो निर्मलता की बात तो बहुत है, लेकिन उसमें अविरलता की कोई खास पहल नहीं हो रही। यह हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। और नमामि गंगे तो आज जो सरकार आई है मोदी जी की, उसके बाद से प्रोजेक्ट का नामकरण हुआ। इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब यूपीए की सरकार में मुख्यमंत्री थे तो जैसा राजेंद्र सिंह जी ने बताया गंगा का क्या इंपॉर्टेंस है, लोग कब कब गंगा का नाम लेते हैं। मैं उन विषयों में तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कहा गया कि माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन हम बनारस गए तो लोग कह रहे थे कि अब गंगा माता खोज रही है, कहाँ गया बेटा तुम, ठीक नहीं रहे। तो ये सब सारी बातें तो चलती रहती है, लेकिन जब यूपीए के कार्यकाल में माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और गंगा के तटवर्ती राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को उसका सदस्य बनाया गया। पहली मीटिंग से उसमें जाने का मौका मुझको मिला और पहले दिन से, और उसमें और विशेषज्ञ लोग भी आमंत्रित रहते हैं, कुछ सदस्य के तौर पर, कुछ आमंत्रित सदस्य के तौर पर। तो प्रारंभ से ही हमने इस विषय को उठाया। स्वच्छता की बात उस समय कही जा रही थी कि किस प्रकार से जो कुछ भी गंगा की निर्मलता रह नहीं रही है, इसमें जो जिस तरह से गंदगी जा रही है, सब चीजों पर चर्चा होती रही है शुरू से। लेकिन हमने अविरलता की बात छेड़ी है पहले दिन से, और चाहे वो अपस्ट्रीम का मसला हो या डाउनस्ट्रीम का मसला हो। कुछ तो आजादी के पहले से ही बराज और बांध बने हुए हैं अपस्ट्रीम में। हाल में आज के कुछ दो दशक पहले जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया और उससे जो बाधा हुई, उसमें मैं सांसद भी था और लोग इसके लिए, इसके खिलाफ में भी घूम रहे थे। उनके कागजात को भी देखने का मौका मिला था। भले ही हम लोगों की बात का कोई महत्व तो नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया कि जो कुछ भी बनाया जा रहा है टिहरी डैम, उसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उस समय मुझको बताया गया था कि अगर किसी कारण से भूकंप, यही लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर रिक्टर स्केल तक का भूकंप आएगा तो इस बांध को कुछ, इस डैम को कुछ नहीं होगा। लेकिन कौन जानता है किस रिक्टर स्केल पर क्या भूकंप आएगा, और अगर उसके बाद वो डैम टूटा तो यूपी में तुरंत एक एटॉमिक प्लांट है नरोरा, वो तुरंत अफेक्टेड होगा और वो जो रेडिएशन होगा पूरे तौर पर यहां से लेकर पूरे बंगाल की खाड़ी तक वो फैलेगा। तो ये तो हम आपको बता रहे हैं 92-93 की बात। अगर किसी को नहीं मालूम रहता है और बिना जानकारी के कलम चलाना चाहते हैं तो मैं तो उनको रोक नहीं सकता, मैं तो उनको रोक नहीं सकता बगैर जानकारी के। आज भी बहुत लोग, एक हमने देखा कि जो सोशल मीडिया साइट होता है आजकल, उस पर भी हमने देखा कि भाई ठीक है, फरक्का की बात तो सही है, लेकिन इसका इरादा क्या है, राजनीतिक है। अरे जिसको जो सोचना है सोचे, हम तो जो सच्ची बात है उसको सामने रखेंगे। और प्रारंभ से ही, और लोगों का जो भी लगाव हो, मैं किसी के लगाव को चुनौती नहीं देता हूं गंगा से,
लेकिन जहां तक अपना लगाव है इसको तो हम स्पष्ट रखेंगे। हमारा जन्म गंगा नदी के किनारे हुआ, हमारी पढ़ाई लिखाई गंगा नदी के किनारे हुई है। बच्चे थे तो मैं जिस कस्बे में यहां से 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर कस्बा है, उस कस्बे में पानी हर घर में खारा ही था कुएं में। एक मंदिर के पास कुआं था जिसका पानी खारा नहीं था, तो वहां से दाल पकाने के लिए लोग पानी लाया करते थे, या गंगा नदी के जल से अपना काम करते थे पीने के लिए, या जिस तरह से हम लोग बच्चे थे, अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तब भी हाई स्कूल में पढ़ने लगे तब भी गंगा नदी में नहाने जाते थे और छोटे से बाल्टी में पानी लेकर आते थे घर में, ताकि पीने में पानी पीने में सहूलियत हो। और जो बख्तियारपुर के पास नदी की धार थी वो मुख्य धार नहीं थी, वो एक छोटी धार थी। मुख्य धार दियारे के दूसरी तरफ थी, लेकिन उस छोटी धार में भी जो जल प्रवाह था और जल की स्वच्छता थी, आज तक हम भूल नहीं सकते। उस पानी को लाते थे, घर में हम लोग पीते थे। और जब यहां आए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए, अब तो NIT हो गया, वो गांधी घाट है जहां गांधी जी का अस्थि कलश रखा हुआ है, और वो गांधी घाट एक वही घाट ठीक से बना हुआ घाट था। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, जब भी फुर्सत होती थी तो गांधी घाट के पास में बैठता था, गंगा नदी के किनारे। ये मेरा स्वभाव था, मेरी आदत थी। और अब वर्षों बाद फिर से जब यहाँ का काम संभालने का मौका मिला 2005 में, और 2006 में जब 30 जनवरी को गांधी घाट पर गांधी जी की स्मृति में शहीद दिवस पर पुष्पांजलि करने के लिए अर्पित करने गए, तो हमने देखा एक तो घाट की हालत खराब है, सीढ़ियां टूट गई, और दूसरा हमने देखा कि भाई ये कितनी बड़ी इसकी चौड़ाई थी गंगा नदी की यहाँ, अब वो कितनी पतली हो गई है ये देखकर, और सामने जो सिल्ट जमा था और दियारा बन गया था, बहुत अफसोस हुआ। और तब से मैं बताता हूं कि हर साल आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये गांधी मैदान के पास है, इसके बगल में आगे जाइएगा कलेक्ट्रेट घाट था, मुख्य घाट था लोगों के नहाने के। हम छठ के पूर्व तैयारी का जायजा लेने के लिए स्टीमर से घूमते थे और घूमते हैं अभी, और ये कलेक्ट्रेट घाट पर ही स्टीमर कलेक्ट्रेट घाट के बगल में बांकीपुर क्लब है, वहीं पर स्टीमर पर बैठते थे 5 साल तक। और पिछले 5 साल से उस पर बैठना संभव नहीं, क्योंकि नदी बहुत आगे जा चुकी है। अब आगे जाकर बैठते हैं या बहुत पीछे दानापुर के पास जाकर नाव पर सवार होते हैं और आगे बढ़ने के लिए। तो हम अपनी आंख के सामने देख रहे हैं, जो दायित्व है उसको निभाने के चक्कर में रोज यहां वहां जाना पड़ता है, और कई बार हेलीकॉप्टर से चॉपर से जाना पड़ता है। जैसे ही पटना हवाई अड्डे से उड़ते हैं, सामने गंगा नदी दिखती है, हर बार तो सिल्ट का डिपॉजिट होता चला जा रहा है, बालू का ढेर जो बनता चला जा रहा है, वो देखते हैं, रोना आता है देखकर। और जिस प्रकार से जैसा जबरदस्त जल प्रवाह था, उसमें जो कमी आ गई। बचपन में छोटी धारा में बख्तियारपुर में नहाते थे, और बगल में ही डॉल्फिन, उसको हम लोग सोंस कहते थे, गंगा डॉल्फिन को, वो सोंस को डुबकी मारते नीचे से ऊपर होते हम लोग बचपन में देखते थे। इतनी संख्या थी सोंस डॉल्फिन में, और आज क्या स्थिति हो गई है। हमारे पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं RK सिन्हा, उनको सब लोग डॉल्फिन सिन्हा कहते हैं। जब ये पहली बार गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग हुई आदरणीय मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में, तो उसमें हमने और सवाल उठाए, और एक सवाल यह भी उठाया था कि भाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित करें, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो प्रधानमंत्री जी तो खैर अपना उसको टालने लगे, लेकिन उस समय जो पर्यावरण और वन मंत्री थे जयराम रमेश जी, उन्होंने मेरे पास आकर के कहा कि नीतीश जी आप चिंता मत करिए,
ये बहुत अच्छा सुझाव है और हमको डॉल्फिन सिन्हा ने कहा कि इस विषय को उठाइए, तो मुझको भी अच्छा लगा, हमने इस विषय को उठाया। तो उसके 2 दिन के बाद डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में घोषित हुआ। और हम लोगों ने कहा यही बात कि भाई जैसे जंगल कैसा है बाघ की संख्या से निर्भर करता है, और उसी तरह से गंगा की अविरलता निर्मलता का एहसास होगा कितना गंगा डॉल्फिन की संख्या आज संख्या घटती चली जा रही है। तो हम लोगों ने अविरलता के मुद्दे को आज से नहीं शुरू से उठाया है, और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों, मुझे कोई मतलब नहीं है फरक्का बैराज रहे या टूटे, लेकिन सारे एक्सपर्ट्स ने बताएं, हम लोग इस सवाल को उठाते रहेंगे। एक तो हमें दिखाई पड़ रहा, आंख के सामने दिखाई पड़ रहा, और दूसरे एक मीटिंग में हम लोग गए थे, गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग में, उसमें पवन बंसल थे जल संसाधन मंत्री। बड़ी दिक्कत हो रही थी, कुछ साधु लोग हरिद्वार में कुछ होने वाला था तो उन्होंने काफी हंगामा कर रखा था, बड़ी मुश्किल से मीटिंग की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी, हमने भी समझाया था। तो अंत में हमने कहा अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, चिंताजनक है, और डाउन स्ट्रीम की स्थिति भी चिंताजनक है गंगा में। उस समय भी हमने कहा, और हमने उसी समय बैठक में पवन बंसल जी को कहा कि चलकर देख लीजिए किस तरह से फरक्का बराज के अप स्ट्रीम में सिल्ट का डिपॉजिट हो रहा। उनको बुलाया, उनको सरकार के प्लेन से बक्सर से लेकर फरक्का तक उनको ट्रेवल कराया और एरियली उनको दिखा दिया। तो हमको कहने लगे कि भाई ये फरक्का बराज तोड़ने के बजाय और कोई रास्ता बताइए। हमने कहा कि हमारे पास कौन सा रास्ता है, हमने तो आपको वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया, अब इसका समाधान निकालना आप लोगों का काम है, समाधान निकालिए। हमने तो समस्या आपके सामने रख दी। भाई हम अफेक्टेड हैं तो हम तो कहेंगे, हमको दिख रहा है कि उसके चलते और उसका डिजाइन इस प्रकार का। अब इस साल आप सोच लीजिए जो बाढ़ आई है तो इसका जो कितना डिस्चार्ज था, करीब करीब 32 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज, और फरक्का की क्षमता 27 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज की है, और इफेक्टिवली 23-24 लाख से ज्यादा कभी उसका डिस्चार्ज होता है। तो आप सोच लीजिए कि एक तरफ 32 लाख का डिस्चार्ज, फ्लो 32 लाख क्यूसेक्स का था, और वहां डिस्चार्ज फरक्का में 23 लाख क्यूसेक हो रहा, तो जल जमाव कितने दिन तक रहेगा। और हम खुद गए हैं कटिहार जिले में, सबसे अधिक दिनों तक बिहार में जल जमाव रहा इस फ्लड में। एक एक जगह जाकर हमने देखा जो तबाही मची है, और पानी ये जो जल जमाव इसके चलते, सिल्ट डिपॉजिट के चलते जो गंगा नदी छिछली होती चली जा रही है, उसका परिणाम है, हम लोगों को दिख रहा है। इसलिए ये तो हमारा दायित्व बनता है लोगों के बीच में इस बात को रखना, समझाना। जो आप अगर इसको बहुत तकनीकी अंदाज में रखेंगे तो आम लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आम लोगों को भी समझना चाहिए, और तब जनमत पैदा होता है। और जब जनमत पैदा होता है तो लोकतांत्रिक ढांचे में लोगों को उस समस्या पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो जनमत तो जग रहा, जनमत तो चारों तरफ जग रहा, और इसलिए हम लोगों ने विषय नहीं रखा है कि फरक्का बराज को डीकमीशन करने के लिए यह कोई सेमिनार है। यह सेमिनार तो गंगा की अविरलता पर है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों सोचिए, सब लोग तो कदम कदम पर करने वाले और लड़ने वाले यहां पर बैठे हुए हैं। चिपको आंदोलन हम लोग यंग थे तब से देख रहे हैं, और बड़ा भीतर से प्रसन्नता होती थी कि पेड़ बचाओ के लिए पेड़ में चिपक जाओ। अगर कोई पेड़ काटना चाहता, पहले हमको काटो तब हम पेड़ काटने देंगे, मामूली आंदोलन था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल है, पूरे साल हम लोग मनाएंगे। आपसे आग्रह है आप सब लोगों से कि उसमें भी आपको प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से तो खबर जाएगी। जो गांधी जी का विचार है उसको अपनाते हुए सत्याग्रह आपने किया वहां के पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए, तो आप सब लोग तो खुद जान रहे। और जो कुछ भी हुआ है अप स्ट्रीम में, जो कुछ भी हुआ है डाउन स्ट्रीम में, अब आप
आज झुनझुनवाला साहब आज की परिस्थिति के मुताबिक बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। अरे इस देश में कोई भी निर्णय होगा तो सभी लोगों की सहमति से होगा। हम यह कहाँ कर रहे हैं कि जबरदस्ती कर दीजिए, ये तो मेरा तरीका भी नहीं रहा। और यह भी आपको भ्रम है कि मेरे कहने पर कोई दूसरा मान जाएगा। यह भी मत समझिए कि मेरे कहने पर कोई दूसरा मानने वाला, ऐसा भी नहीं। लेकिन प्रश्न है कि यह बात जब चर्चित होगी, इस बात की चर्चा होगी तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। आज की जो सरकार है, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में भी गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग हुई। हमने इस सवाल को उठाया। इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई पिछले साल, 10 साल के बाद इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें भी हमने इस प्रश्न को उठाया। प्रधानमंत्री जी ने रिस्पॉन्ड भी किया लास्ट में, और मेरे बारे में कहा कि सवाल उठा रहे हैं तो इसके बारे में जांच होनी चाहिए। पवन बंसल जी को घुमाए, उसके बाद उन्होंने भी कोई इसके लिए जांच के लिए कोई किसी संस्था को कहा कि भाई ये संस्था इस पर करे, लेकिन आखिर उस पर हुआ क्या? अब आज आंख के सामने फ्लडिंग हो रहा, पानी घुस रहा है। हमारा बख्तियारपुर में जन्म हुआ, 65 साल उम्र हो गई है, बचपन से देख रहे हैं, कभी पानी नहीं घुसा, आज पानी घुस रहा है। और यहां पर बैठा रहेगा केंद्र सरकार की कुछ एजेंसियां, उनको दिखाई नहीं पड़ता। जब इसके बाद जब बाढ़ आया तो प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लेने के लिए फोन किया, तो हमने आग्रह किया कि हम इसके बारे में पूरी बात आपको मिलकर बताएंगे। अगले दिन हम उनसे मिले और हमने इसी विषय को रखा, तो उसके लिए कमेटी भी बनी। अब सब लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, उसमें शायद CWC ने अपना पक्ष रखा था। तो हमारे भी आपदा प्रबंधन प्राधिकार से जुड़े हुए उपाध्यक्ष व्यास जी भी गए, सिंचाई विभाग के लोग भी गए, सब लोग वहां पर थे। भारत सरकार के जल संसाधन विभाग का, जिसका नाम बदल गया है, तो उसके सचिव भी थे, अन्य लोग भी थे। उस बीच में बहुत चर्चा हुई, हम तो मौजूद नहीं थे, लेकिन पता चला कि जो कुछ भी इन लोगों ने, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन या CWC वालों ने कुछ कहा था, तो जो सचिव है जल संसाधन के, वाटर रिसोर्सेज के, वही उसको मान नहीं रहे थे। और संजोग से वो रहने वाले बिहार के थे, कहा कि हम बिहार के रहने वाले, हम जानते नहीं है क्या स्थिति है, क्या बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यहां बैठ करके, डेस्क पर बैठ करके राय बनाते हैं। इस जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का मतलब यही है, सम्मेलन का मतलब सिर्फ यही है कि भाई लोग अपने अनुभवों को साझा करें और इसको एक गंभीर प्रश्न मानते हुए सब लोग काम करते रहे। आप लोग एक साथ होकर अगर इस गंभीर मसले पर लोग चर्चा करेंगे तो इसके लिए एक राय बन सकती है और उस राय के आधार पर आगे बढ़ना होगा। हम तो यही चाहते हैं। हमारे मन में कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं है कि यही कर दो, लेकिन हाँ, आज की तारीख में हम लोगों को दिखता है, आज की तारीख में दिख रहा है। अब आप बताइए कि अप स्ट्रीम में जो रोका गया उससे क्या नतीजा निकला। अभी तो बता रहे थे हमारे साथी मंत्री जी, गंगोत्री का पानी, अरे गंगोत्री का पानी तो आज भी ठीक मिलेगा। हम कह रहे पटना का गंगा का पानी, ये भी हम लोगों के घर में रखा रहता था, आज तक कभी न उसमें काई लगी न उसका रंग बदला। लेकिन अब ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं। अब तो पानी लाना है, किसी को गंगा जल लाना पड़ता है तो हरिद्वार ऋषिकेश से लाना पड़ रहा है। अभी तो पटना का गंगा जल अब उस तरह से तो है नहीं। आखिर कारण क्या है इसका? एक तो उसके प्रवाह को रोका, उसके धार को आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया है, और जो गंगा नदी जो निकल रही है, गंगोत्री से निकली, उसके बाद ये 2 नदियां और मिली और तब वो गंगा नाम से आगे बढ़ी है। तो जिन जगहों से ये गंगा नदी की धार गुजरती रही है, वहाँ के जो मिनरल्स हैं, वहाँ के जो अन्य चीजें हैं, वो सब गंगा नदी के जल में मिलती थी। और उसके चलते गंगा नदी के पानी का एक कैरेक्टर जो कहिए वो अलग किस्म का था। उसमें कोई चीज रह नहीं पाता था, कोई गड़बड़ था, वो अपने आप स्वतः नष्ट हो जाता था। तो यह जो कुछ भी था, यानी खनिज हो या जीवाणु हो या पोषक तत्व हो, ये विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए उससे आती थी मैदानी इलाके में, और तब वैसा पानी था। अब तो आपने ऊपर सब जगह उसको रोक दिया।
अब वो पोषक तत्व, जीवाणु और खनिज उसमें बचे कहां? आपने तो जगह जगह बना दिया, डैम बना दिया, वो बचा कहां? तो गंगा नदी की वो उस तरह से शुद्ध गंगा जल कहां से होगा? उसमें वो गुण कहां है? और इसी गुण के चलते लोग गंगा नदी की पूजा करते थे। कोई माँ कहता है, कोई देवी कहता है। हम लोग भी बच्चा से गंगा नहीं बोलते, आज तक गंगा जी बोलते हैं। बचपन से आज तक गंगा नहीं बोले, गंगा जी बोले बिना नहीं रहते। गंगा नदी का नाम हम लोगों की समझ में गंगा जी है। तो ये जो नदी की पवित्रता थी, जल की पवित्रता थी, उसका कारण यह था, वो जिन रास्तों से हिमालय की पहाड़ी से गुजरते हुए धरती को ये मतलब सतह पर आती थी, तो उन जगहों पर जो कुछ भी उसमें मिलता था उस जल में, उसके कारण उसकी ये पवित्रता थी। अब उसको तो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो ऊपर तो ऑब्स्ट्रक्ट कर ही दिया। अब नीचे आगे जाकर के बताइए, जब ये बन रहा था, जब बात हुई कि इसको बनाया जाएगा, तो उस समय पश्चिम बंगाल के इरिगेशन एंड वाटरवेज डायरेक्टरेट के अधीक्षण अभियंता थे श्री कपिल भट्टाचार्य। उन्होंने तो इसका पुरजोर विरोध किया था और उन्होंने चेतावनी दी थी कि बराज के निर्माण से सिल्टेशन में वृद्धि होगी तथा अपस्ट्रीम में पश्चिम बंगाल और बिहार में विध्वंसक बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। अब उस समय कपिल भट्टाचार्य जी की कितनी आलोचना हुई थी। उस समय तो बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान था। उनको पाकिस्तानी एजेंट तक घोषित कर दिया गया था। क्या क्या नहीं, अंत में वो इस्तीफा देने को मजबूर हो गए थे और बाद में अपना मानवाधिकार वगैरह के लिए वो काम करते रहे जब तक जीवित रहे। तो ये तो पश्चिम बंगाल के इंजीनियर साहब ने जो बताया, आज तो सही साबित हो रहा। ये खाली बिहार में फ्लड थोड़ी ला रहा, बंगाल को भी परेशान कर रहा। और हम तो जाकर देखे, संभवतः 40,000 क्यूसेक पानी जा रहा है उधर रिवराइन पोर्ट। अरे भाई, आज का युग अब रिवराइन पोर्ट चलाने का है। रिवराइन पोर्ट पहले चलता था ना, अब रिवराइन पोर्ट चलने वाला समय है। अब जो शिप चलता है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या था? 40,000 टन। अब उतने कम कैपेसिटी का शिप चलेगा। तो देखिए, बहुत सारे विषय हैं जिस पर आज विचार करने की जरूरत है। और आखिरकार आप एक जगह सिल्ट के मैनेजमेंट, सिल्ट डिपॉजिट को कम कर रहे हैं और दूसरे जगह पर सैकड़ों एकड़ में सिल्ट डिपॉजिट कर रहे हैं। कई लोग तरह तरह के होते हैं। एक जो अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे, कल हमने पढ़ा, सीडब्ल्यूसी को कोट करते हुए एक नेता ने बयान दे दिया और वो भी कह दिया मालूम ही नहीं है बिहार का हित क्या है, और कह दिया कि ये बराज के चलते नहीं सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है, ये वैशाली से भागलपुर तक केला की खेती के चलते हो रहा है। या भगवान, हम तो निकलवाए कल, आपको बता दें, दिखा दें। हम ये गजेटियर निकाले, ये कागज गजेटियर का है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का, और 1943 में बता रहा है कि किस तरह से हाजीपुर के इलाके में केला की खेती बहुत अच्छी होती है। भाई, फरक्का बराज तो बना है बाद में, 50 के दशक में काम शुरू हुआ, 60 के दशक में बना है। ये गजेटियर तो बड़ा पुराना है। केला की खेती तो फरक्का बराज बनने के बाद शुरू हुआ नहीं है। इसे हम सारे लोगों से कहेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, लीडर हो, जर्नलिस्ट हो, लेखक हो, पर्यावरण और विशेषज्ञ लोग तो बैठे हुए, इंजीनियर हो, जरा सब चीज सोच समझ करके सोचा करें। जो मन में आता है कोई कुछ बोल देता। अरे भाई, केला की खेती आज हो रही है और ये जो पानी फैल रहा है सिल्ट बढ़ने से और गंगा नदी की जल अधिग्रहण क्षमता घटी है, उसके चलते तो पानी जो फैल रहा है, तो सब जगह पर केला की खेती तो बर्बाद हो गई। वो तो ऊंची जगह पर ही हो सकता है। उसको अगर इतना पानी होगा तो केला का पेड़ गल जाता, वही हुआ है, पता तो कर लीजिए। तो कमाल है। कौन कौन सी ऐसी बात। अब जो दूसरी बात हम बता रहे हैं, इनलैंड वाटरवे की बात, आप जान लीजिए,
झुनझुनवाला साहब, हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। और यहां पर बिहारी काडर का एक IAS ऑफिसर है, वो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी में आजकल वो करता क्या है कि डायरेक्ट सब IAS से इधर उधर बात करते रहता है, हम लोग को बात पता बाद में चलता है। वो लोग सोचता है सीनियर IAS अफसर है तो नीचे वाला समझ लेता है कि कुछ कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले समीक्षा की, भाई ये वाटरवे का क्या हुआ, तो पता चला जल संसाधन विभाग की राय नहीं है। भाई नदी के बारे में तो आंकड़े जल संसाधन विभाग के पास है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ले लिए। हमने सबको बुलाया समझ, और सबको कहा कि ये क्या बात है, लॉ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, नेशनल वाटरवे वन तो डिक्लेयर, हम भी कुछ दिन के लिए सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे भारत सरकार, और रेलवे मिनिस्टर के साथ एडिशनल चार्ज था, और कुछ समय के लिए, महीना डेढ़ महीना के लिए अकेले सरफेस ट्रांसपोर्ट चलाया है। आज तो वो 2 विभाग में बंट गया, शिपिंग अलग हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अलग हो गया, उसमें सरफेस ट्रांसपोर्ट में सब था। तो कुछ तो मालूम है। और ये बनाना चाहते हैं, एक तो अप स्ट्रीम को बर्बाद कर ही दिया है गंगा नदी को, अविरलता इसलिए अफेक्टेड है, गंगा नदी के जल की जो खासियत थी वो प्रभावित हो चुकी है। अब ये करना चाहते हैं इलाहाबाद से फरक्का तक ले जाए। हम रोज अखबार में पढ़ रहे हैं लोगों का बयान कि बनारस से फरक्का के बीच में कोई बराज नहीं बनने वाला। इलाहाबाद से बनारस के बीच में बनने वाला है, इसका मतलब क्या है? इलाहाबाद से फरक्का आप बनाने, नेशनल वाटरवे नंबर 1 घोषित किया है, तो कह रहे हैं बनारस से फरक्का के बीच में नहीं बनेगा, तो इलाहाबाद से फरक्का में बनाने वाले हैं। इसका मतलब बहुत साफ है। आप ये तो नहीं बोल रहे हैं कि इलाहाबाद से फरक्का तक कोई बराज नहीं बनाएंगे। अरे भाई, सीरीज ऑफ बराज बनेगा। नितिन गडकरी जी का हमने स्टेटमेंट देखा है, और एक अधिकारी किसी को कुछ कह रहा है, गुमराह कर रहा है। ये तो बड़ा गंभीर मसला है। और कैसे बनेगा बराज? और बराज बनेगा तो क्या होगा? गंगा की अविरलता तो खत्म हो जाएगी, बड़े बड़े तालाबों में कन्वर्ट हो जाएगी गंगा नदी। इसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए आप जान लीजिए, हमको मालूम है कि फरक्का जैसे नीचे से ऊपर तक, अरे हिल्सा बक्सर तक मिलता था हिल्सा मछली। हम तो खाते नहीं है मछली, हमारे मंत्री जी मछली प्रेमी हैं, खाते हैं, यहाँ बैठे हो बहुत लोग। हिल्सा मछली यहाँ तक है। अब कहा कि भाई तो आप विपरीत धारा में ही चलती है, तो बीच में बराज बनाती हुआ ही कैसे? तो उसका तो सबका फ्लो रुक ही गया। लेकिन जो ऊपर से बनाएंगे तो ये आज क्या है, एग्रीमेंट क्या है जो इंटरनेशनल बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक क्या है? ये माना जा रहा है कि बिहार में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो डिस्चार्ज है 400 क्यूमेक्स बिहार की सीमा पर। और एग्रीमेंट क्या किया है बांग्लादेश से कि भाई 1500 क्यूमेक्स पानी उसके आगे जाना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि बिहार में घुस रहा है 400 क्यूमेक्स, जो कि 400 क्यूमेक्स भी आता नहीं है, बता रहा है। सर्टेन पीरियड में 400 क्यूमेक्स भी नहीं आ पाता, और आगे कह रहे हैं 1500 क्यूमेक्स देना, तो पूरा पानी तो बिहार ही का नहीं ले जाइएगा। गंडक से जो आएगा, कोसी से जो आएगा, सोन से जो आएगा, पुनपुन से जो आएगा, या और नदियों से आएगा, वही पानी मिलाकर आप देना चाहते हैं। एग्रीमेंट किया है ना। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ आप पानी का उपयोग कर रहे हैं, और जहां का पानी आप लेकर दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, उस राज्य को जल के उपयोग पर एक तरह से पाबंदी है। हमारी कोई स्कीम एक्सेप्ट नहीं की जाती। हम अगर पानी का उपयोग करना चाहते हैं तो जरूरी तो मंजूरी नहीं मिलती। हमारे अब पानी 400 क्यूमेक्स कागज पर ही मान लेते हैं, आता नहीं है, और निकल रहा 1500 क्यूमेक्स। तो ऊपर भी यूज कर रहे हैं, नीचे भी यूज कर रहे हैं। आपने बताया हुगली का सैनिटेशन का प्रॉब्लम, और हम कह रहे हैं रिवराइन पोर्ट है, जो आज मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है रिवराइन पोर्ट का।
तो वैसी स्थिति में, और जिसका पानी है, अच्छा बाढ़ हम झेले, यही ना होगा। कोसी की ट्रेजेडी में भी आप लोग आए, देखे कहां बांध टूटा, नेपाल में। भुगता कौन? बिहार। कौन भुगता? बिहार भुगता। गंडक में कुछ होता, कौन भुगतता? सोन में आमतौर पर पानी नहीं डिस्चार्ज होता। जो एग्रीमेंट है, बाण सागर एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से बिहार को जो पानी मिलना चाहिए वह पानी नहीं मिलता है मध्य प्रदेश से। लेकिन जब खूब पानी पड़ जाता है तो अचानक पानी छोड़ देते हैं, और हमारे यहां सोन नदी में भी बाढ़ आ जाती। तो बाढ़ हम झेले और पानी का उपयोग आप करिए बाकी समय में। तो ऐसी स्थिति में बिहार के की जो चिंता है उसको तो हम रखेंगे, लेकिन हम ये कहां कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। हमने तो सत्य रख दिया कि यह भी एक फैक्ट है। और मैं तो चाहूंगा खास करके झुनझुनवाला साहब को, और सब लोग आए हुए हैं, हम सब लोगों को चाहेंगे कि कल का ये कार्यक्रम खत्म हो जाए या उसके पहले भी एक बार प्लीज अरुण जी, प्रधान सचिव जी, इनको ले जाकर बक्सर से फरक्का तक दिखा दीजिए और सिल्ट डिपॉजिट की स्थिति अपनी आंख से देखिए। बिहार में क्या इंपैक्ट है और किस तरह का सिल्ट डिपॉजिट है, खुद ही देख लीजिए। क्योंकि बाढ़ आई है, अभी इस मानसून सीजन में बाढ़ आई, और अभी क्या स्थिति है पानी की देख लीजिए। अरे कभी कभी तो अब डर लगता है, हमको डर लगता है कि गंगा नदी की अविरलता समाप्त तो नहीं हो जाएगी। इस साल तो सोन में फ्लड आया, लेकिन पिछले साल अपनी आंख से हमने देखा कि सोन की अविरलता समाप्त हो गई। ये हमने अपनी आंख से देखा। क्योंकि मेरा तो काम है, कभी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और हमेशा नदियों को क्रॉस करना है। अब जब नदी क्रॉस करते हैं तो हम पायलट से आग्रह करते हैं कि जरा लो फ्लाइंग करिए ताकि हम जरा नदी की स्थिति देखें। ये मेरी दिलचस्पी रहती है, हम देखते जाते हैं। तो हमने तो पिछली साल देखा कि अविरलता खत्म है सोन की। इतनी बड़ी नदी, देश की इतनी महत्वपूर्ण नदी, और उसकी अविरलता बाधित हो जाए। तो आप देख लीजिए, कोसी का हम लोग झेले, गंडक का हम लोग झेले, सबका हम लोग झेले, पानी का उपयोग न करें, और हम लोग खाली सिल्ट डिपॉजिट के शिकार होते चले जाए। तो इसलिए दोनों बात है, डाउन स्ट्रीम में भी ठीक होना चाहिए, अप स्ट्रीम भी ठीक होना चाहिए, और इसके लिए कोई रास्ता तो निकलना चाहिए कि जिससे गंगा की अविरलता बनी रहे। लेकिन एक बात है, अगर इसको वाटरवे बनाने के चक्कर में ड्रेजिंग करेंगे या अप स्ट्रीम में बराज बनाएंगे, दोनों अंतिम तौर पर गंगा नदी को समाप्त करेगा। आप करेंगे? हाँ, अरे गंगा नदी से तो संबंध पूरे देश का है, और गंगा के तटवर्ती जो इलाके हैं, मेरी समझ से वो 40% पॉपुलेशन से कम देश का नहीं है उससे जुड़ा हुआ, तो समाप्त हो जाएगी ये नदी। लेकिन लोग रोजगार से जोड़ेंगे, कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग जिनको न बाएं देखना है न दाएं देखना है, अखबार में छपने के लिए बयान देना है, कुछ भी देना है, आज देंगे कुछ, कल उसको पलट के कुछ देंगे। कभी कभी तो मुझको लगता है कि भाई लोग बुनियादी चीज के बारे में क्यों नहीं सोचते। ये कोई मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ तो है नहीं, और न कोई राजनीतिक स्वार्थ है। यह तो बिहार के हित की बात है, पूरे देश के हित की बात है, गंगा के तटवर्ती इलाकों के हित की बात है, हिमालय की बात है, पूरे देश के पर्यावरण की बात है। और जब हम मांग करते हैं कि कोई सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बने, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आप सभी विशेषज्ञों के सामने कि हम उसके साथ यह जरूर लगाते हैं, परंतु कि वह किसी भी हालत में पर्यावरण को प्रभावित करने वाला न हो। यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अगर सिल्ट का जो मैनेजमेंट किया जा सकता है करने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारी दृढ़ राय है, बुनियादी चीज। तो हम तो मोटी बात कर सकते हैं, फ्रेम की बात कर सकते हैं,
डिटेलिंग तो आप एक्सपर्ट्स लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज जो स्थिति है इस पर हर प्रकार से, और मैं तो चाहूंगा कि जितने लोगों को दिलचस्पी रहे, हम सिर्फ झुनझुनवाला जी का तो यही बात कर दिए, लेकिन बाकी जितने भी एक्सपर्ट्स रुचि रखते हैं, प्लीज 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, पूरा ट्रेवल कराइए। मैं कहूँगा प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग से ये बात कर ले, और यहीं पर बैठे हुए हैं हमारे कार्यालय के भी सब अधिकारीगण, इसको कोऑर्डिनेट कर दें, और जो भी संभव हो, हेलीकॉप्टर भी है, प्लेन भी है, लोगों को घुमाइए यहाँ से वहाँ, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो देख लें सिल्ट की स्थिति। और जिसको आप लोग कहते हैं मेंटेनिंग भी एक प्रॉब्लम है। अब जिस तरह से नदी की स्थिति हुई है, डेल्टा भी आपका प्रभावित हो रहा है। गंगा सागर में जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है, आप सब लोग इस बात को बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, और बीच बीच में तो भट्टू का टीला बनता चला जा रहा है, तो इसको देख जरूर लेना चाहिए। और ये चिंता पूरे देश की चिंता है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा विषय है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, और हर एंगल से, पर्यावरण के एंगल से, सामाजिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से इसका अध्ययन जरूरी है, और उस हिसाब से इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं मानता हूँ कि इसको लेकर एक जब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा प्रारंभ होगी, तो मेरा पूरा विश्वास है कि लोग इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। कोई भी मीटिंग में हम कोई चीज को उठा रहे हैं, तो मीटिंग में शामिल लोग ही जान रहे हैं, लेकिन यह जो सार्वजनिक रूप से इसका आयोजन किया गया है, और इससे जो निकलेगा, तो एक बहस तो छिड़ेगी, एक चर्चा तो छिड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में जो आज से कल तक आप लोग चर्चा करेंगे, और मैं राज्य सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस सम्मेलन के जो निष्कर्ष होंगे, जल प्रवाह के दृष्टिकोण से, अविरलता के दृष्टिकोण से, इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्नों पर, पर्यावरण के मसले पर, और जो आपने खेती की बात की, बहुत अच्छी बात कही, यह बात सही है। हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, और आप जान लीजिए जब यहाँ पर बढ़ावा दे रहे थे, तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज जो नोबेल लॉरेट थे आए हुए थे, और नालंदा का जो रूइंस है उसके बगल में वो गांव है सारिलचक, वहां वो चले गए। वहां चले गए तो उन्होंने देखा कि एक खेत में खूब अच्छी फूलगोभी, कॉलीफ्लावर, खूब साइज भी बड़ा, रंग भी सफेद, कसाव भी ज्यादा, और उसके बगल में उतना सफेद नहीं, उतना साइज में भी बड़ा नहीं, तो और उतना कसाव भी उसमें नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि अरे भाई आप ये काम कर रहे हो, जो फार्मर था, हमारे चंचल जी भी थे, अभी हमारे प्रधान सचिव हैं, उनको ले गए थे, वहीं खड़े थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप इतना अच्छा कर रहे हो ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इतना बढ़िया इससे आपका फसल है, तो बगल वाले किसान आपसे क्यों नहीं प्रभावित होते? तो उस किसान ने कहा कि बगल वाला भी खेत मेरा ही है। तो आश्चर्यचकित हो गए, तो क्यों आपने नहीं किया? कहा कि हम खुद संतुष्ट होना चाहते थे कि जो हम केमिकल का प्रयोग करके खेती कर रहे हैं, उसकी तुलना में ऑर्गेनिक तरीके से खेती बेहतर है या नहीं, हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए एक तरफ केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके, कीटनाशी दवाओं का यूज करके, और दूसरी तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हमने देखा। स्टिग्लिट्ज इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उस समय बयान दे दिया कि बिहार के किसान यहाँ के वैज्ञानिकों से भी ज्यादा समझदार है। आप सोचिए, तो हम लोग तो इसको प्रमोट करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, और मेरी अपनी समझ है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, और जिस तरह से आज फर्टिलाइजर, ठीक ही कहा आपने पंजाब के बारे में, ये जो हरित क्रांति पंजाब और हरियाणा में आई है, वो तो अब पीक पर जा चुके हैं, इसके आगे तो उनको जाना नहीं, अब तो नीचे ही जाना। फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ता जा रहा है, ग्राउंड वाटर का जल स्तर नीचे चला जा रहा है,
तो वहाँ की स्थिति तो बड़ी खराब होती जा रही है। अभी हमारा बिहार केमिकल फर्टिलाइजर यूज के मामले में बहुत नीचे है देश भर, और ये उचित समय है कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ के किसान समझ लें, और आप लोग भी इस चीज़ पर ज़्यादा बोलिएगा तो धीरे धीरे और लोग इससे आकृष्ट होंगे। तो मैं समझता हूँ उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और जो उर्वरता है मिट्टी की वह बरकरार ही नहीं रहेगी, बल्कि वो बढ़ती रहेगी और संपुष्ट होती रहेगी। तो उत्पादकता भी बढ़ेगी, लोगों को लाभ भी होगा। और आज जो अनावश्यक इतने केमिकल का प्रयोग हो रहा है, और आप जानते ही हैं, हम तो शराबबंदी लागू कर दिया है, लेकिन मालूम है कि नहीं, यूरिया जो है ना ताड़ी में डाल करके यूरिया मिला देगा। और यहाँ सबसे बड़ा हुज ट्रेजेडी हुआ बिहार में, मुजफ्फरपुर में, शराबबंदी लागू होने के पहले रिसर्च हुआ, पता चला कि ताड़ी में यूरिया मिला के पिला दिया। तो खाद का इस्तेमाल तो जरूरी है, खाली खेत में करे, कहाँ कर लेगा कोई ठिकाना है। इसलिए हम तो चाहते ही कि उससे मुक्ति मिल जाए। तो आपके इस काम में पूरा सहयोग करने को तैयार है। आप पूरा कैंपेन चलाइए, हमको कहिएगा, हम भी आपके साथ 100 किलोमीटर पद यात्रा करते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं, हम तो यात्रा ही पर रहते हैं। हमको पटना में मन नहीं लगता और दिल्ली तो और बाहियात लगता है। हम लोगों के बीच में घूमते रहते हैं, मन पुष्ट रहता है, अच्छा लगता है। यहाँ आइए, सवेरे देखिए, उल्टा पुल्टा बात देखिएगा, उसी में उलझे रहिएगा। लोगों के बीच में जाइए, लोगों की बात सुनिएगा, ग्राउंड रियलिटी से आपका आमना सामना होगा, आप सही काम करिएगा, एग्जीक्यूशन को ठीक ढंग से देखिएगा। इसलिए मेरी तो आदत है, हम घूमते रहते हैं। तो आप लोगों ने जो भी सुझाव दिया, सब लोगों ने, हमारे अपने बंदोपाध्याय साहब ने भी, हम सबका स्वागत करते हैं। सब लोगों ने अपने अपने ढंग से इशूज को रखा है, और अब इतने एक्सपर्ट्स आए हुए, सब लोग पूरी बात रखेंगे। और लास्ट में जो कंक्लूडिंग सेशन होगा, उसके बाद हम इतना जरूर प्रार्थना करेंगे कि गंगा की अविरलता पर कुछ न कुछ बिंदु आप लोग तय करने की कोशिश करें। हमें कोई एतराज नहीं है, आप जो तय करिएगा अविरलता को, उसी को हम स्वीकार करेंगे, और उसको हम हर तरह से जितनी भी ताकत बिहार को है उसको लेकर परसू करेंगे, और इसके लिए जन चेतना भी पैदा हो, इसका प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग को इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं पुनः आपका अपनी तरफ से बिहार सरकार